गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बृहन मुंबई महानगर पालिका एजुकेशन विभाग की तरफ से आयोजित ऑनलाइन क्लास में मैं उमा तिवारी आपका स्वागत करती हूँ। मैं अंधेरी म्युनिसिपल सेकेंडरी स्कूल टाटा कंपाउंड स्कूल में टीचर हूँ। आज मैं आपको विषय गणित भाग 2 पढ़ाने वाली हूँ। हम सब पढ़ रहे हैं, आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो अब सारे प्रश्न भी हम हल कर चुके हैं। तो अब हम आपका रिवीजन ले रहे हैं कि आप जो भी प्रश्न है आपको अगर नहीं समझ में आया होगा, वो आप पिछले बार के लेक्चर में या जो भी पढ़ाई किया है आपने नहीं समझा होगा, वापस से आप एक बार समझ लीजिए। तो हम अब आपका रिवीजन ले रहे हैं। मैं एक बार आपको जल्दी से बता देती हूँ, आपको बार बार ये चीज बताया जा रहा है आपको प्रश्न कैसे आते हैं एग्जाम में। ठीक है, देखिए ये प्रश्न क्रमांक 1 ए बी जो है एकदम छोटे छोटे से प्रश्न रहते हैं। जैसे पहला जो प्रश्न है उसमें आपको सिर्फ टिक करना है, बहुत ही आसान है। ऐसे टाइप के जो प्रश्न हैं आप बिल्कुल मत छोड़िए उनको। और ये ऑप्शंस वाले रहेंगे, जो प्रश्न क्रमांक 1 ए है ऑप्शन वाले रहेंगे, ये बिल्कुल आपको छोड़ना नहीं है और पूरा हल करना है। आसानी से आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। जो बी है इसमें भी आपको हल तो करना रहता है, लेकिन बहुत ज्यादा स्टेप्स में करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी आपका सिर्फ 1-1 मार्क्स का ही है प्रश्न। तो आप इसको 2-3 अगर स्टेप्स में ये हल हो जाता है तो आपको सिर्फ वो उतने में ही आपको हल करना है। और इसमें भी आपको 1-1 मार्क्स के 4 प्रश्न रहते हैं, आसानी से आपको 4 मार्क्स मिल सकते हैं। बहुत ही आसान है ये, 8 मार्क्स आपको पाना। प्रश्न क्रमांक 2 का ए जो है उसमें भी आपको 3 प्रश्न दिया रहेगा और 2 ही हल करना है, और 2-2 मार्क्स का प्रश्न है, तो टोटल 4 मार्क्स मिलेंगे आपको। जो प्रश्न क्रमांक 2 का बी है उसमें आपको 4 प्रश्न हल करने हैं, लेकिन वो भी सिर्फ 2-2 मार्क्स के ही है। 5 प्रश्न दिए होंगे, उसमें से आपको 4 प्रश्न हल करने हैं और वो भी सिर्फ 2-2 अंक के हैं, और आपको टोटल मिलेंगे 8 मार्क्स। वैसे प्रश्न क्रमांक 3 का ए 3 अंक का है, 2 प्रश्न रहेंगे, आपको सिर्फ एक ही करना है। ठीक है, आपको 3 अंक मिल जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 3 का बी 4 प्रश्न दिया रहेगा, उसमें से आपको 2 करना है और 3-3 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, और टोटल मिलेगा आपको 6 मार्क्स। और उसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 4, जो आपका सबसे ज्यादा मार्क्स का है। अगर आप देखोगे तो आपके सभी प्रश्न जो है 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स वाले हैं। यही जो है एक प्रश्न जो आपका 4 अंक का है। इसमें से आपको 2 प्रश्न हल करने होंगे, 3 प्रश्न रहेगा आपके क्वेश्चन पेपर में, उसमें से आपको 2 ही प्रश्न हल करना है और 4-4 मार्क्स का है वो, और आपको मिलेंगे 8 मार्क्स। तो आज हम यही देखने वाले हैं। आज मैं आपको यही सिखाने वाली हूँ कि प्रश्न क्रमांक 4 में जो प्रश्न आते हैं हम उन्हें ही हल करेंगे। उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 5, ये भी आपका 3 मार्क्स के लिए आता है। एक ही प्रश्न हल करना रहता है आपको 2 में से, और आपको मिलेगा 3 मार्क्स। तो टोटल आपका प्रश्न जो आपको हल करना है वो हो गया है 40 मार्क्स का, जो आपको जितना भी आपको हल करना रहता है। एक्स्ट्रा तो और भी रहते हैं, लेकिन आपको हल करना रहता है 40 मार्क्स का। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं प्रश्न क्रमांक 4, जिसमें से 3 प्रश्न रहते हैं और आपको 2 हल करने रहते हैं और 4 मार्क्स का रहता है, मतलब टोटल आपको 8 मार्क्स का। चलिए तो हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, चतुर्भुज ABCD में रेख AD समांतर रेख BC, विकर्ण AC और विकर्ण BD परस्पर एक दूसरे को बिंदु P पर प्रतिच्छेदित करते हैं। तो सिद्ध करो कि AP/PD बराबर PC/BP। ठीक है, तो पहले इसे डायग्राम से आप समझ लीजिए प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है। आपको दिया है कि चतुर्भुज ABCD में ये जो AD है और ये BC है, ये दोनों आपस में समांतर है। ठीक है, और ये AC और BD ये तिरक रेखा है, आप समझ सकते हैं, और ये विकर्ण है, एक दूसरे को बिंदु P पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है कि AP/PD बराबर होता है PC/BP के। ठीक है, तो आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर ये 2 भुजाएं, इसकी 2 भुजा और यहाँ पे ये दोनों भुजाओं की बात हो रही है। ठीक है, तो हम अगर इस चतुर्भुज में ये 2 त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर देते हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी समान हो जाएगा। तो हमें
इस प्रश्न में यही करना है कि हम ये जो दोनों त्रिभुज है इन दोनों को आपस में समरूप कर देंगे। अगर ऐसा कर लिया तो ये जो है ये इनकी भुजाएं ही है, तो इनकी भुजाओं का अनुपात भी समान हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो जो हमें प्रश्न में दिया है हम पहले वही लिखेंगे और उससे शुरुआत करेंगे। क्या दिया है आपको कि AD चतुर्भुज ABCD में रेख AD समांतर है रेख BC के, और देखिए जो BD है ये इसकी तिर्यक रेखा है, ये समांतर है दोनों आपस में AD और BC, और BD इसकी तिर्यक रेखा है। अगर तिर्यक रेखा है मतलब यहाँ पर हमें संगत कोण, एकांतर कोण, अंतः कोण, ये सभी कोण यहाँ पर बनेंगे। तो हमें जिस कोण की जरूरत रहेगी हम वही कोण यहाँ पर लिखेंगे। तो जैसे देखिए कि कोण CAD, कोण CAD ये जो कोण है ये सर्वांगसम है कोण ACB के। ठीक है, ये देखिए ये दोनों कोण आपस में क्या है, सर्वांगसम है। कैसे सर्वांगसम है, ये दोनों कोण एकांतर कोण है क्योंकि ये AD और BC समांतर है आपस में और BD उनकी तिर्यक रेखा है, इसलिए यहाँ पर जो कोण बन रहा है ये आपस में एकांतर कोण हो गए हैं। ठीक है, वैसे ही ACB इनकी तिर्यक रेखा है। ठीक है, तो ये जो कोण है हमने लिख तो लिया है, हम इसका एक और नाम लिख सकते हैं। हाँ, हम उसके हिसाब से लिखेंगे क्योंकि हमें ये दोनों त्रिभुज को आपस में समरूप करना है। इसलिए क्या करेंगे, हम कोण CAD लिखने की बजाय हम कोण PAD लिखा। देखिए कोण CAD सर्वांगसम कोण ACB था, तो CAD की जगह क्या लिख दिया, कोण PAD। कोण तो वही है, कोण कहाँ पर बन रहा है, A पर बन रहा है, यहाँ भी A पर है, यहाँ पर भी A पर बन रहा है। ठीक है, ये क्या है, एक ही कोण के जो है भिन्न नाम है, अलग अलग नाम है। हम सिर्फ इसको डायरेक्ट कोण A भी लिखते हैं, हम कभी कभी छोटा नाम लिखते हैं कोण का, कभी हम पूरा बड़ा नाम लिखते हैं। ठीक है, तो कोण हमने इसको लिख लिया कोण PAD सर्वांगसम कोण PCB। यहाँ पर भी ACB था, उसकी जगह क्या कर लिया हमने, PCB। ठीक है, क्या है ये, एक ही कोण के भिन्न नाम, और इसको हमने नंबर दे दिया है 1। ठीक है, ये हमें कैसे मिला है, एकांतर कोण था तो उसी को हमने दूसरा नाम दिया है। ठीक है, अब मैंने बोला कि हमें इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है, तो हम पहले ये दोनों त्रिभुज लिख लेते हैं। कौन कौन से है वो त्रिभुज, त्रिभुज PAD तथा त्रिभुज PCB में, ये दोनों त्रिभुज में हम देखेंगे समरूप कैसे सिद्ध करते हैं। या तो भुजाएं सर्वांगसम होनी चाहिए या कोण सर्वांगसम होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि हमें इसमें क्या क्या सर्वांगसम मिल रहा है। ठीक है, क्या है, हमने अभी अभी एक सिद्ध किया कि कोण PAD सर्वांगसम है कोण PCB के। देखिए तो वही लिख लिया है मैंने यहाँ पर, कोण PAD सर्वांगसम कोण PCB कहाँ से मिला हमें, 1 से। ठीक है, PAD सर्वांगसम कोण PCB, एक कोण तो हो गया हमारा सिद्ध, हमें बस एक और कोण चाहिए तो ये हमारा समरूप हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कोण APD सर्वांगसम कोण CPB, और कैसे है ये दोनों कोण आपस में, ये कोण APD सर्वांगसम है कोण CPB के। क्यों, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण, आप ऐसे अपोजिट कोण भी बोल सकते हैं उनको। तो ये दोनों त्रिभुजों में आप देखिए हमारे दो दो कोण सर्वांगसम सिद्ध हो चुके हैं। तो अगर दो कोण सर्वांगसम है मतलब ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। ठीक है, इसलिए त्रिभुज PAD समरूप त्रिभुज PCB, समरूपता की कोण कोण कसौटी द्वारा। ठीक है, तो वो लिख लिया, त्रिभुज PAD समरूप त्रिभुज PCB समरूपता की कोको कसौटी। अब जब समरूप सिद्ध हो गए हैं तो हमें पता है उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, समान होगा। तो हम चलिए अनुपात लिख लेते हैं, PA बटे PC बराबर है PD बटे PB के। देखिए PA बटे PC बराबर है PD बटे PB के।
ये मैंने उनकी संगत भुजाओं का अनुपात लिख लिया। लेकिन देखिए हम देख लेते हैं एक बार कि जो सिद्ध करो है इसमें क्या दिया हुआ है। हमने तो यहाँ पर पीए लिखा है, लेकिन यहाँ पर क्या है एपी, तो वो सेम है, एक ही रेखा है, तो हम उसका नाम कहीं से भी लिख सकते हैं। हम उसे एपी भी लिख सकते हैं, पीए भी लिख सकते हैं, तो मैं इसको एपी लिख सकती हूँ। ये तो हो गया। दूसरा क्या है पीसी, यहाँ पर है। पीसी हमें कहाँ चाहिए, दूसरी जगह पर चाहिए। ठीक है, चलिए वो भी देख लेंगे हम। फिर पीडी है और पीबी लिखा है, यहाँ पर हमें बीपी चाहिए, तो हम इसको बीपी लिख सकते हैं। ठीक है, पीबी लिखे या बीपी लिखे, वो एक ही रेखा है, वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने लिख लिया एपी बटे पीसी बराबर पीडी बटे बीपी। जो हमें यहाँ पे जो नाम चाहिए रेखा का, भुजा का, वो मैंने लिख लिया है। ठीक है, अब देखिए ये जो पीसी है ये पीडी की जगह पर है और पीडी की जगह पर क्या है, पीसी है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एकांतरानुपात लगाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या होता है, देखिए ये जो पीसी है ये यहाँ पर चला जाएगा और पीडी जो है वो पीसी की जगह पर चला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास हो गया एपी बटे पीडी बराबर पीसी बटे बीपी, एकांतरानुपात की क्रिया से। उससे क्या होता है कि ये आपस में बदल जाते हैं। ठीक है, जो यहाँ पर रहता है मान, वो उसकी जगह पीडी की जगह पर चला जाएगा और जो पीडी की जगह पर है वो पीसी की जगह पर चला जाएगा। ठीक है, ये है हमारा एकांतरानुपात की क्रिया से। तो हमें क्या सिद्ध करना था कि एपी बटे पीडी बराबर है पीसी बटे बीपी के। देखिए हमने वो सिद्ध कर दिया है कि एपी बटे पीडी बराबर है पीसी बटे बीपी के। ये हो गया हमारा पहला सम। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि आकृति में एम यह भुजा क्यू आर का मध्य बिंदु है। ठीक है, आप देखिए ये आकृति दिखाई दे रही होगी, इसमें दिया है कि क्यू आर का मध्य बिंदु क्या है, एम, और दिया है कि कोण पी आर क्यू 90 अंश है। ठीक है, तो सिद्ध करो कि पी क्यू का वर्ग बराबर है 4 पीएम का वर्ग माइनस 3 पी आर का वर्ग। ठीक है, हमें ये सिद्ध करने के लिए बोला गया है। तो हमें आकृति में दिखाई दे रहा है कि ये क्या है, पाइथागोरस समकोण त्रिभुज है। तो हम इसमें आसानी से पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। और सॉरी, हमें जो सिद्ध करना है उसमें भी आप देख रहे होंगे कि सब में वर्ग है, मतलब यहाँ पर पाइथागोरस का प्रमेय तो लगेगा ही। ठीक है, त्रिभुज पी आर क्यू, तो देखिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दो त्रिभुज है। एक त्रिभुज बड़ा त्रिभुज है पी आर क्यू और एक छोटा त्रिभुज है पी आर एम। ठीक है, तो पहले हमने बड़े वाले त्रिभुज में पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। त्रिभुज पी आर क्यू में पी आर क्यू बराबर कोण पी आर क्यू बराबर 90 अंश दिया हुआ है, मतलब इसमें पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। इससे क्या होगा, पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर उसकी अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योगफल। तो कर्ण का वर्ग मतलब पी क्यू का वर्ग बराबर पी आर का वर्ग प्लस आर क्यू का वर्ग। ठीक है, इसको हमने नंबर दे दिया है 1। अब दूसरा त्रिभुज, ठीक है, दूसरा त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज पी आर एम में। त्रिभुज पी आर एम में आर तो यहाँ पर भी 90 है, मतलब इसमें भी पाइथागोरस का प्रमेय लगेगा। तो इसको हमने लिख लिया, कोण पी आर एम बराबर कितना, 90 अंश, ये भी दिया है। तो पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे तो इसमें क्या आएगा, पी एम का वर्ग बराबर पी आर का वर्ग प्लस आर एम का वर्ग। ठीक है, इसको हमने नंबर दे दिया 2। अब यहाँ पे दो त्रिभुज था, हमने दोनों त्रिभुज में पाइथागोरस का प्रमेय लगाया और लिख लिया। इसके अलावा हमें और प्रश्न में क्या दिया हुआ है, हमें यह दिया है कि M जो है यह भुजा QR का मध्य बिंदु है। ठीक है, मतलब RM जो है वो आधा है किसका, पूरा QR का, है कि नहीं। अगर ये बीच में है मतलब ये दोनों आधे आधे हैं, समान भाग में है, तो RM बराबर हम MQ भी लिख सकते हैं या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि RM जो है वो आधा है किसका, RQ का। तो आगे के स्टेप में हम वही लिख लेते हैं, क्योंकि हम
अगर ऐसा लिखते हैं तो हम RM की जगह पर ये चीज इसका मान रख सकते हैं। इसलिए देखिए क्या लिख लिया, RM बराबर 1/2 RQ, आधा है किसका, RQ का, और इसको नंबर दिया है 3। कैसे वो आधा हुआ, क्योंकि बिंदु M जो है रेख RQ का मध्य बिंदु है। अब अगले स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये RM का मान कितना है हमारे पास, 1/2 RQ, और ये देखिए समीकरण 2 में RM का वर्ग दिया हुआ है, तो हम इस RM की जगह पर ये वाला लिख सकते हैं मान 1/2 RQ। हाँ, हम ये जो मान है ये हम इस दूसरे समीकरण में लिख देंगे। देखिए आगे के स्टेप में वही किया है, PM का वर्ग बराबर PR का वर्ग प्लस RM की जगह पे क्या लिख लिया, 1/2 RQ का वर्ग। ठीक है, कैसे मिला हमें, 2 और 3 से, समीकरण 2 में हमने 3 का मान रख दिया है। ठीक है, इसलिए हमें ये मिल गया। हम इसका वर्ग करके लिख लेते हैं, PM का वर्ग बराबर PR का वर्ग प्लस 1/2 का वर्ग कितना हो गया, 1/4 RQ का वर्ग। इसको हल कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, इसका गुना होगा इससे, तो ये हो जाएगा 4PR का वर्ग प्लस RQ का वर्ग और बटे 4 आएगा। जब वो 4 दूसरी तरफ जाएगा मतलब वो 4 से 4 PM का वर्ग हो जाएगा। तो ये हमारा इतना आ गया कि 4 PM का वर्ग बराबर हो गया है 4PR² प्लस RQ का वर्ग। अब आप एक बार हमें क्या सिद्ध करना है वो देखिए, तो हमें सिद्ध करना है कि PQ का वर्ग बराबर है 4PM का वर्ग माइनस 3PR का वर्ग। ठीक है, हमें एक चीज तो मिल गया है, क्या, 4PM का वर्ग। ठीक है, PR का वर्ग भी मिला है लेकिन 4 मिला है, हमें कितना चाहिए, 3 चाहिए। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए हम ये 4PR का वर्ग है तो हम इसको क्या करेंगे, 3 और 1 कितना होता है, 4, तो हम बस उसको अलग अलग करके लिखेंगे, 3PR का वर्ग प्लस 1PR का वर्ग। ठीक है, हम बस उसे इसलिए ऐसे लिख रहे हैं ताकि हमें ये मिल जाए 3PR का वर्ग, हम इसे वैसा लिख सकते हैं। देखिए तो आगे के स्टेप में वही लिखा है मैंने, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये कैसे आ गया। देखिए 4PR का वर्ग था, इसको मैंने क्या किया, 3 और 1 4 ऐसे हो लिख सकते हैं हम, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये वही बनेगा 4PR का वर्ग। तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया है 3PR का वर्ग प्लस 1PR का वर्ग प्लस ये RQ का वर्ग। इन दोनों को साथ में क्यों लिखा है अभी आपको वो भी बताती हूँ मैं। देखिए PR का वर्ग प्लस RQ का वर्ग, यहाँ पे ध्यान दीजिए समीकरण 1 में PR का वर्ग प्लस RQ का वर्ग, ये दोनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर आता है, ये आता है PQ के वर्ग के। ठीक है, तो इसलिए अब जब ये दोनों एक साथ है ऐसे, तो मैं इनकी जगह पे क्या लिख सकती हूँ, PQ का वर्ग। तो 4PM का वर्ग 4PM² बराबर 3PR का स्क्वायर प्लस इसकी जगह पे क्या हमने लिख दिया, PQ का वर्ग। कहाँ से मिला हमें, 1 से, समीकरण 1 में देखिए PR का वर्ग प्लस RQ का वर्ग बराबर कितना है, PQ का वर्ग। ठीक है, 1 से, तो ये लिख लिया। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें सब कुछ मिल चुका है, अब सिर्फ हमें क्या करना है, इसको अरेंज करना है। देखिए क्या है सिद्ध करने में कि PQ का वर्ग बराबर होता है 4PM का स्क्वायर माइनस 3PR का स्क्वायर। हमें बस क्या करना है, PQ का वर्ग तो एक साइड में है, इसको हम यहीं रहने देंगे, ये जो 3PR का वर्ग है इसको हम दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो देखिए 4PM का वर्ग माइनस 3PR का वर्ग बराबर PQ का वर्ग हो गया। हमें यही सिद्ध करना था कि PQ का वर्ग बराबर है 4PM का वर्ग माइनस 3PR का वर्ग। ये हो गया हमारा दूसरा प्रश्न। अगला प्रश्न है, त्रिभुज आकृति में, आकृति देख लीजिए, त्रिभुज QRS समबाहु त्रिभुज है, तो सिद्ध करो कि चाप RS
सर्वांग सम चाप QS, सर्वांग सम चाप QR। ठीक है, ये जो वृत्त के अंदर जो त्रिभुज बना है वह एक समबाहु त्रिभुज है, और हमें पता है समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, समान होती हैं, बराबर होती है। तो दिया है कि जो चाप बना हुआ है वो चापों को आपस में सर्वांगसम हमें सिद्ध करना है। ये तो बहुत ही आसान है, अगर उनकी समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं सर्वांगसम हैं, मतलब उनके जो चाप बन रहे होंगे उनसे वो चाप भी आपस में क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। दूसरा सिद्ध करना है कि चाप QRS का माप 240 अंश है। चाप QRS का माप हमें 240 अंश सिद्ध करना है। देखिए, हमने लिख लिया कि त्रिभुज QRS क्या है, समबाहु त्रिभुज है, इसलिए रेख RS सर्वांगसम रेख QS सर्वांगसम रेख QR। क्यों? क्योंकि वो समबाहु त्रिभुज की भुजाएं हैं, और अगर उनकी भुजाएं सर्वांगसम है तो उनमें जो चाप बन रहे हैं वो चाप भी आपस में सर्वांगसम होंगे। एक ही वृत्त के सर्वांगसम जीवाओं के संगत चाप सर्वांगसम होते हैं। ये जो वृत्त है ये भुजा तो है, ये त्रिभुज की भुजा है, लेकिन ये वृत्त की क्या है, जीवा है, और ये जीवाएं आपस में क्या है, सर्वांगसम है। तो एक ही वृत्त की अगर जीवाएं सर्वांगसम हैं तो उनमें जो चाप होते हैं चाप भी आपस में सर्वांगसम होंगे, इसलिए चाप RS सर्वांगसम चाप QS सर्वांगसम चाप QR। ये हो गया हमारा पहला जो हमें सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो गया है। ठीक है, अब आगे हमें जो दूसरा सिद्ध करना है हम उसके लिए देखिए क्या करेंगे हम, कि माना कि मेजर चाप RS बराबर मेजर चाप QS बराबर मेजर चाप QR बराबर X है। क्या किया हमने, मान लिया कि जो चाप है उनका मान कितना है, X है, सभी चाप का। सबका क्यों माना, क्योंकि सब आपस में बराबर है, तो हमने माना है कि उनका क्या है, चाप का माप कितना है, X है, तो और उसे नंबर दे दिया 1। अब हम इनको जोड़ लेंगे। ठीक है, मेजर चाप RS प्लस मेजर चाप QS प्लस मेजर चाप QR बराबर कितना, 360 अंश वृत्त के चापों का योग है ना। ये कितना होता है, क्यों, क्योंकि 360 होता है वृत्त के पूरे, अगर जोड़ेंगे आप उनका माप कितना होता है, 360 अंश होता है। अब हमने देखिए माना है कि इनका माप कितना है, X है कि नहीं, तीनों का माप कितना है, तीनों जो चाप है उनका माप कितना है, X है, तो हम X प्लस X प्लस X बराबर 360 लिख सकते हैं। ठीक है, 360 अंश। तो यहाँ पर ये 3x है तो इनको जोड़ लेंगे, 3x बराबर 360 और x बराबर कितना हो गया, 360/3। ठीक है, ये 3 को दूसरी तरफ लेकर गए, भाग में आ गया, तो 360/3 आ गया। तो काट देंगे, कितना आ जाएगा, 120 अंश। x बराबर कितना, 120 अंश। ठीक है, तो अब हमें हमारा क्या हुआ, चाप का माप मिल गया। हमें एक चाप का माप मिला नहीं, तीनों का समान है, तो हमें तीनों चाप का माप मिला है कितना, 120 अंश। तो चाप RS का माप भी 120 है, चाप QS का माप भी 120 है, और चाप QR का माप भी 120 अंश है। ठीक है, तो लिख लिया हमने, चाप RS बराबर चाप QS मेजर चाप बराबर मेजर चाप QR बराबर कितना, 120। तो सभी चापों का माप कितना आया है, 120 आया है। ठीक है, सबका अपना 120 120 120, और जब जोड़ोगे आप उसको तो उसका मिलेगा 360। हमें चाहिए क्या, हमें सब चापों का माप नहीं चाहिए। अगर आप आकृति में ध्यान दोगे तो आपको क्या बोला है, चाप QRS, मतलब हमें चाप QR प्लस चाप RS इनका मान चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों चापों को जोड़ देते हैं तो हमें चाप QRS का माप मिल जाएगा। तो आगे हम वही करते हैं। देखिए, चाप QRS बराबर क्या होगा, मेजर चाप QR प्लस मेजर चाप RS, चाप के मापों का योग गुणधर्म, दोनों को जोड़ा है। QR का माप कितना है, 120, और RS का माप कितना है, 120, तो हम दोनों को लिख लेंगे,
120 प्लस 120 कितना आ गया 240। तो मेरे चाप QRS बराबर कितना आ गया 240 अंश। देखिए हमें वही जोड़ना था कि चाप QRS का माप 240 अंश है, वो आप सिद्ध कीजिए। तो ये सिद्ध हो गया है कि चाप QRS का माप कितना है 240 अंश। हमारा अगला प्रश्न है कि जांच करो कि बिंदु P -2, Q 2, और R 2, 7 है समकोण त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है। हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो हमें बिंदु दिया हुआ है P, Q और R ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है। मतलब हमें सिद्ध यही करना है कि ये समकोण त्रिभुज है। तो हम वो कैसे सिद्ध कर सकते हैं? हम अगर सिद्ध कर दे कि एक भुजा का वर्ग, ठीक है, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है, मतलब वो समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण पाइथागोरस के प्रमेय के विलोम से अगर हम ऐसा सिद्ध करते हैं, मतलब वो ये भी सिद्ध हो जाएगा कि वो समकोण त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है। हमने लिखा P, Q, R। तो हम एक एक करके हम इसमें दूरी सूत्र पहले लगाते हैं। हम पहले PQ, फिर QR, फिर PR, ऐसे तीनों भुजाएं हैं, उनकी दूरी कितनी है वो ज्ञात करेंगे। दूरी सूत्र क्या है? कर्णी में x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। तो सबसे पहले PQ, P और Q की बात हो रही है, तो P का मान जो है वो क्या होता है x1 y1, वैसे Q का मान क्या होता है x2 y2। तो हमें अब इस सूत्र में रखना है x2 का मान कितना है 2, ठीक है, माइनस x1 का मान कितना है -2 है, तो ब्रैकेट में लिखा -2 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1, y2 का मान कितना है 2, वो लिख लिया, माइनस y1 का मान कितना है 2, तो वो लिखा का वर्ग। आगे 2 यहाँ पे माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो 2 प्लस 2 कितना 4, 4 का वर्ग प्लस 2 माइनस 2 0, 2 में से 2 को घटाया कितना बचा 0, तो 0 का वर्ग लिख लिया है, उसका कुछ मतलब है नहीं। तो 4 का वर्ग कितना होता है 16। PQ बराबर कितना आया कर्णी में 16, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, तो इसलिए लिख लिया PQ बराबर 4, इसको नंबर दिया है 1। ठीक है, वैसे ही हमने PQ का निकाला है, वैसे ही हम QR का भी निकालेंगे। तो देखिए QR बराबर x2 माइनस x1, x2 कितना है QR की बात हो रही है, तो जो R वाला है ये इसमें x2 आएगा, 2 माइनस x1, ये भी 2 है, तो 2 माइनस 2 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है 7 और y1 कितना है 2, तो 7 माइनस 2 का वर्ग, 2 माइनस 2 कितना होगा 0, 0 का वर्ग प्लस 7 माइनस 2 5, 5 का वर्ग, तो कितना आ गया 5 का वर्ग कितना हो गया 25, 25 किसका वर्ग, 25 का वर्गमूल कितना है 5, इसलिए QR बराबर आ गया हमारे पास 5, इसको हमने नंबर दे दिया 2। ठीक है, वैसे ही अब हम तीसरी भुजा PR का मान निकालेंगे। देखिए P और R की बात हो रही है, तो x2 कितना है इसमें 2 माइनस x1 कितना है -2, तो 2 माइनस -2 का वर्ग प्लस y2 कितना 7 और y1 2, तो 7 माइनस 2 का वर्ग, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 और 2 कितना 4, 4 का वर्ग प्लस 7 में से 2 गया 5, 5 का वर्ग, 4 का वर्ग कितना होता है 16, 5 का वर्ग 25, तो इनको जोड़ेंगे कितना आया 41। तो PR बराबर आया है कर्णी में 41। अब 41 का डायरेक्ट कोई वर्गमूल नहीं है, हम इसको अभी ऐसे ही रखते हैं। ठीक है, और हम ये जो दिया है, इन मैंने क्या बताया कि हमें कैसे पता चलता है कि ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है कि नहीं है। हम दो भुजाओं के वर्गमूल, एक भुजा के वर्गमूल जो होता है वो बराबर होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गमूल के, अगर ऐसा होता है मतलब वो समकोण त्रिभुज है। तो हम अभी वही ट्राई करेंगे, हम वर्गमूल देखेंगे।
तीन भुजाएं हैं हमारे पास, ठीक है। तो हम इनका वर्गमूल करके देखेंगे, ठीक है। देखिए, पी क्यू का वर्ग प्लस क्यू आर का वर्ग। पी क्यू का वर्ग, पी क्यू का मान आया था 4 और क्यू आर का मान आया था 5। तो 4 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग कितना हो गया? 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, तो बराबर 41, ठीक है। इसको नंबर दिया है 3। तो पी क्यू का वर्ग प्लस क्यू आर का वर्ग कितना आ गया है? 41, ठीक है। याद रखिए, ये पी आर का वर्ग किया है, ठीक है। पी आर का वर्ग बराबर करनी में 41 का वर्ग बराबर 41, तो ये इसको नंबर दिया 4। तो अगर आप देखेंगे तो 3 और ये 4, ये दोनों का मान कितना है? 41, 41 बराबर आ गया है। ये देखिए, हमें क्या सिद्ध करना था कि एक भुजा का वर्ग बराबर होना चाहिए अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के। हाँ, बराबर आ गया है। एक भुजा का वर्ग 41 आया है और दो भुजाओं का जो वर्ग किया उनको जोड़ा तो उसका भी मान कितना आया है? 41 आया है। मतलब ये आपस में ये क्या है? 3 और 4 से सिद्ध होता है कि पी क्यू का वर्ग प्लस क्यू आर का वर्ग बराबर है पी आर के वर्ग के। मतलब पाइथागोरस के प्रमेय के विलोम से यह त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है। मतलब जो बिंदु दिया हुआ है वो समकोण त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है, ठीक है। आपको जो प्रश्न में दिया गया रहेगा, आपको अंत में वो उत्तर में लिखना, जो पूछा होगा वो आपको अंत में उत्तर में लिखना जरूरी है। क्या प्रश्न में पूछा था कि सिद्ध कीजिए। तो बिंदु P, Q और R यह समकोण त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है, ठीक है। ये सिद्ध हो गया। चलिए, अगला प्रश्न है, यदि tan थीटा बराबर 1 तो sin थीटा प्लस cos थीटा बटे sec थीटा प्लस cosec थीटा का मान ज्ञात करो, ठीक है। हमें एक tan थीटा का मान दिया हुआ है और sin थीटा प्लस cos थीटा sec बटे sec थीटा प्लस cosec थीटा का मान ज्ञात करने को बोला है। tan थीटा बराबर 1 का मान कितना होता है? त्रिकोण आप याद कीजिए और आपको ये याद रखना है कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात की जो सारणी है उसमें tan थीटा बराबर 1 किसका मान होता है? वो होता है tan 45 का, ठीक है। तो मतलब जो थीटा है वो क्या है? 45 है, ठीक है। अतः थीटा बराबर कितना? 45। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके आपको ये जो मान ज्ञात करना है, इसमें जो भी दिए हैं जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, इनका मान हम निकाल लेंगे। तो अब हम किसका निकालेंगे? हमें थीटा का मान तो पता है 45, मतलब हमें सब में साइन 45, कॉस 45, सेक 45 और कॉसेक 45 का मान पहले हम निकाल के रख लेते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर साइन 45 का मान कितना होता है? 1 बटे करनी में 2। नेक्स्ट है कॉस थीटा, मतलब कॉस 45, उसका मान भी कितना होता है? 1 बटे करनी में 2। नेक्स्ट है सेक थीटा, सेक 45 का मान करनी में 2। हमें पता है ये क्या होता है? कॉस का उल्टा होता है। ये 1 बटे 2 करनी में 2 है, मतलब ये करनी में 2 आएगा। वैसे ही अगला जो है कॉसेक थीटा, ये साइन थीटा का उल्टा होता है। तो कॉसेक 45 कितना आ गया? करनी में 2। हमने ये सब वैल्यू निकाल के रख लिए। अब क्या करना है? अब बस हमें वो ये जो दिया हुआ है मान, इसमें ऐसे हमें उसको पुट करना है, डालना है, ठीक है। चलिए लिखते हैं हम, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर साइन थीटा मतलब साइन 45 प्लस कॉस 45 बटे सेक 45 प्लस कॉसेक 45। साइन 45 का मान कितना है? 1 बटे करनी में 2। कॉस 45 का मान कितना है? वो भी 1 बटे करनी में 2 लिखा मैंने। नेक्स्ट क्या है? सेक 45 का मान कितना? करनी में 2 प्लस कॉसेक 45 का मान भी करनी में 2 लिख लिया। अब इसको हल कैसे करेंगे? आप देखेंगे तो ये जो ऊपर दिया है इसमें प्लस करना, 1 बटे करनी में 2 प्लस 1 बटे करनी में 2। यहाँ पर क्या है? दोनों का हर समान है। कितना है? करनी में 2 है, तो वो सिर्फ करनी में 2 आ जाएगा और ऊपर का जुड़ जाएगा। तो 1 + 1 कितना? 2 बटे करनी में 2 आ जाएगा, ठीक है। और नीचे
करनी में 2 प्लस करनी में 2 कितना, 2 करनी में 2। यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, यहाँ पर भी है 1 करनी में 2 और ये 1 करनी में 2, कितना हो गया 2 करनी में 2, ये लिख लिया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो नीचे है 2 करनी में 2, इसका कोई हर नहीं दिया है, मतलब इसके नीचे 1 है ऑलरेडी, ठीक है। तो इसको जब हम ऊपर लेके आते हैं तो ये हो जाता है 1/2 करनी में 2। देखिए मैंने क्या किया, ये 2 करनी में 2 ऐसे ही लिखा, और ये जो नीचे वाला 2 करनी में 2 है इसको हम ऊपर लेके आए, ठीक है। तो इसके नीचे 1 था तो ये हो गया 1/2 करनी में 2। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ कट होता है क्या, कैंसिल होता है क्या। हाँ, यहाँ पर ये जो 2 है, 2 से ये 2 कट जाएगा जो बाहर है, ठीक है। 2 से 2 कट गया, क्या बचा, ऊपर बचा 1 और नीचे क्या बचा है, करनी में 2 और करनी में 2। या तो आप इसे, बहुत सारे तरीके हैं इसको समझने के, आप ये समझ सकते हो कि ये आपस में इनका गुना होता है तो करनी करनी हट जाती है, सिर्फ 2 बचता है। या फिर आप इसको गुना करेंगे, करनी में 4 होगा और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, तो सिर्फ 2 बचा, मतलब ऊपर कितना बचा है 1 और नीचे कितना बचा है 2 बचा है। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर हमारा उत्तर आया 1/2, ठीक है। ये हो गया हमारा सम कंप्लीट। अगर किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, किसी सम में किसी को कोई कठिनाई हुई है, नहीं समझा है तो आप पूछ सकते हैं। टीचर गुड मॉर्निंग टीचर। हाँ गुड मॉर्निंग, बोलो बेटा। टीचर ये पांचवा जो साइंस थीटा कोस थीटा वाला था ना टीचर, वो नहीं समझा टीचर। हाँ ये लास्ट का। लास्ट का देखिए, आपको मैंने उसका मान रखा, वो समझ में आया आपको। हाँ टीचर। हाँ ठीक है, तो देखिए साइन 45 का मान नहीं रखा। नहीं टीचर, जो हाँ मान रखा है ना वो हाँ, नहीं समझ में आया। ये देखिए साइन 45 का मान यहाँ पे निकाला है ना मैंने। साइन 45 आपको ये जो आपकी सारणी है ये आपको 9वीं से ही पढ़ाया हुआ है कि नहीं, तो आपको ये याद रखना है कि साइन साइन का मान, साइन 30 का मान, साइन 45, साइन 60, साइन 90 मान कितना होता है, वैसे ही कॉस का, 10 का आपको याद रखना है, ठीक है। ये 3 का याद रखेंगे तो बाकी 3 का उसका उल्टा होता है, ठीक है। साइन कॉस और 10, ये 3 का मान आपको याद रखना है। तो आपको सेक कॉसेक और कॉट का आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। आपने याद किया हुआ है, नहीं किया हो तो याद कर लीजिए पहले। ये हमें मान कहाँ से मिला है, वो सारणी से ही, आपको वो याद रखना ही है, ठीक है। तो साइन 45 का मान होता है 1/करनी में 2, कॉस 45 का मान होता है 1/करनी में 2। वैसे ही सेक 45 का कितना, करनी में 2, क्योंकि ये सेक जो है वो कॉस का उल्टा होता है। ये 1/2 करनी में 2 है, मतलब सेक 45 कितना होगा, सिर्फ करनी में 2, ये ऊपर चला जाएगा और नीचे 1 जो है उसका कुछ मान नहीं है, ठीक है। वैसे ही कॉसेक 45 का कितना, करनी में 2, कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। तो देखिए 1/करनी में 2 था तो इसका कितना आया है, करनी में 2। ये सब मान मैंने पहले ही निकाल के रख लिया, और अब क्या किया, जो हमें प्रश्न दिया है उसमें इनका मान डाल दिया। साइन 45 कितना दिया है, 1/करनी में 2 लिखा, ठीक है। कॉस 45 कितना, 1/करनी में 2। नीचे देखिए सेक 45 कितना, करनी में 2, कॉसेक 45 करनी में 2, वो लिख लिया, ठीक है। अब इसके बाद इसको हल करना है, तो सबसे पहले जो ऊपर है हम उसको हल करते हैं। तो इसमें क्या है, देखिए जब हर समान होता है तो हम क्या करते हैं, दोनों जगह पे अगर हर समान है तो हम उसे लिख लेते हैं, एक ही बार उसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं रहती है, और सिर्फ ऊपर वाले को जोड़ दिया जाता है। तो ऊपर 1 + 1 कितना हो गया, 2, तो और नीचे क्या है, हर समान है तो इसलिए करनी में 2, ठीक है, ये हो गया। नीचे वाले को कैसे जोड़ा, करनी में 2 + करनी में 2, तो दोनों का हर, ये करनी के अंदर समान है मतलब वो आपस में जुड़ सकते हैं, तो इसलिए उनको जोड़ दिया, कितना, 1 और ये 1 है तो इसलिए ये बन गया 2 करनी में 2, ठीक है।
ऊपर तो हमारे पास 2/2 है और नीचे क्या है, 2/2 है। इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 रहता है। ठीक है, कभी भी याद रखिए कि अगर बटे में है कोई संख्या, जैसे देखिए मैंने यहाँ पे इसको लिखा 3 बटे, आगे इसके बटे में मैं लिखती हूँ 4। ठीक है, फिर आंटी जी यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, मैं इसको नहीं करती हूँ, आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। और देखिए मान लीजिए ये 3/4 है, इसके नीचे एक और बटे में करके एक और संख्या है, मान लीजिए 5 है, तो उसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब जब हम उसको उल्टा करेंगे मतलब वो 1/5 होगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, वही किया हुआ है कि 2/2 था, उसके नीचे कोई संख्या नहीं है, मतलब 1 है, तो उसको जब हम ऊपर लेके जाते हैं तो 1/2 हो गया है, 1 हो गया है ऊपर चला गया, और ये जो 2/2 है वो नीचे रह गया। यहाँ पे ये कट हुआ है, 2 से 2 कट हो गया। ठीक है, और नीचे क्या बचा, 2/2 और 2/2, तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि इनका आपस में गुना हुआ, तो 2 गुने 2 कितना, 4 हो गया, 4 आया, और 4 का वर्गमूल कितना, 2, मतलब उत्तर हमारा 2 आ गया नीचे, और ऊपर क्या बचा हुआ था, 1, तो 1/2 ये हो गया हमारा उत्तर। ठीक है, और किसी को डाउट है किसी समय? टीचर टीचर हाँ इसका पीडीएफ भेज दीजिए ना। हाँ हाँ, भेज देती हूँ। थैंक यू टीचर। मनीष चौहान। हेलो सर। हाँ बोलिए। मैम ये 5 वाला समय ना, वो ये ना मेरे को आप मेल कर सकते हो? आवाज बहुत कम आ रही है, क्या बोल रही है वो? रुको रुको। हेलो आपको सर। उसका पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा, ग्रुप में जो है ना वो ओके ओके। पीडीएफ आएगा, तो हम ग्रुप में हाँ से सर। शेयर करते हैं, तो आपके टीचर के पास आएगा तो आपको आपके ग्रुप में भेज देंगे। हेलो हेलो सर, मेरी बात सुनो। हाँ बोलिए। ये क्या बोल रहे हो सर, ये मैथ्स 2 में कोई ऐसा चैप्टर है जो नहीं आएगा बोर्ड में? हाँ, लास्ट चैप्टर है महत्व मापन, वो नहीं आएगा इस बार। मतलब अपन नहीं आएगा इस पर? नहीं। और अलजेब्रा का मालूम है टीचर आपको? अलजेब्रा का ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं वो भी ग्रुप में भेज देती हूँ कि कौन से चैप्टर्स नहीं आने वाले, सिर्फ पार्ट नहीं, आपको कौन कौन सा पार्ट नहीं आने वाला आपको वो भी समझना पड़ेगा। ठीक है, तो वो भी मैं भेज देती हूँ, आप टेक्स्ट बुक ही भेज दीजिए, आप देख लीजिएगा कि कौन कौन सा नहीं आने वाला, जो क्रॉस किया है वो नहीं आएगा। ठीक है, अलजेब्रा में आपको हाँ। आर्थिक नियोजन और सांख्यिकी ये दोनों पार्ट जो है वो कट गए हैं, उसमें से कुछ ओके नहीं आएगा। ओके सर। आर्थिक नियोजन और सांख्यिकी। ठीक है। ओके ओके। हाँ सर। हाँ, थैंक और यू सर। मैथ्स 2 में चैप्टर नंबर 7 महत्व मापन ये कट गया है। ओके ओके सर। हम्म, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना बच्चों? और पूछना चाहता है कोई? ओके, तो शायद अब कोई नहीं पूछना चाहे, कोई सवाल, किसी को कुछ शंका नहीं है। ठीक है सर, मैं स्टॉप ओके करती मैडम। हूँ। थैंक हाँ यू। मैडम, आप लीव कीजिए। थैंक यू।